आगे बनी। अरे मोदी जी यहाँ दिखा होता न, राहुल गांधी समाप्त हो गए भारत जोड़ो यात्रा, हमारी यात्रा समाप्त नहीं गए। आप लोग की यात्रा समाप्त नहीं हुई है भाई। 12 फरवरी आपकी यात्रा समाप्त होगी, 12 फरवरी। और सेंटर भी आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है और आप लोग का सेंटर लॉट हो चुका होगा। तो हम लोग का बिहार जोड़ो यात्रा है, उनका था भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, हम लोग को बीपीएससी अंदर जाने की यात्रा है। कोई बात नहीं, 12 फरवरी एकदम पास में है। और भूगोल श्रृंखला समाप्त, कला संस्कृति लगभग समाप्त, इतिहास में गुप्त कर चुके हैं। ये सब वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट पे, वहां से जाके आराम से आप लोग उसको देख सकते हैं। टाइम है 30 तारीख हो चुका है, टाइम कम है, अब रिवीजन माना टाइम है। इसलिए अब जो बच्चे पढ़ लिए होंगे वीडियो देख देख के मार्क करके और तैयारी को परिपूर्ण करेंगे। तो हमने सोचा कि अभी मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास बचा हुआ है, तो 2-3 क्लास में हम सोचे इसको निपटा दिया जाए। तो आज तो समाप्त हो जाएगा मध्यकालीन बिहार का इतिहास, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न यहां से आते हैं। स्पेशल की बात मैं कर रहा हूं, तो हम कहें चलिए उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। और प्रशांत सर करंट लेके आ ही रहे हैं, आपको एकदम धुआंधार करंट बौछार रहेगा करेंटों का। 30 वाला जो टारगेट है करंट वाला वो पूरा होगा, और साथ में हम भी आएंगे, बिहार करंट पढ़ाएंगे आपको। कोई बात नहीं, इसके बाद अभी क्लास स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में तो बातें होती रहेंगी आपसे। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट मध्यकालीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। हाँ, मध्यकालीन बिहार के इतिहास स्टार्ट से पहले आइए पूर्व मध्यकाल में जब देखेंगे पूर्व मध्यकाल के काल, तो उस काल में परिचय जो तो है नहीं। मैं प्रभात रंजन आप लोग का यूनि एग्जाम स्पीसेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। तो कहेंगे बच्चा आप लोग डेली बोलते हैं सर चिल्ला जी लोग, और चिल्ला जी लोग मोटिवेट हमको करते रहिए। और मोटिवेट का तरीका जानते ही है, बस लाइक ठोक देना है वो, और क्लास को शेयर कर देना है। प्लस जो नए बच्चे जुड़े हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए, पूर्व मध्यकाल में एक था बंगाल में कौन सा पाल वंश, बंगाल में था पाल वंश। जब भारत के नक्शे पे आएंगे तो बिहार बंगाल का जो रीजन था, यहां पे था पाल वंश। इसी पाल वंश चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। और इसका शासनकाल कब से कब तक? 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और जो भी पाल वंश हुए, पाल वाले वंश, ये बौद्ध धर्म को माने। और इनका विशेष काम यही रहा कि बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ ही कुछ मठ बिहार का स्थापना कर दिए और कुछ विश्वविद्यालय में स्थापित किए जो बिहार में है, और कुछ बंगाल में चला गया है, बांग्लादेश में। तो प्रश्न पूछते हैं उससे ही, तो हमने कहा क्यों नहीं इसको भी पढ़ाई दिया जाए, आपको भी क्या तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओवरऑल सभी इतिहास में पूछे जाते हैं। पाल चित्रकला तो अलग से ही पढ़ना है मेंस में, और यूपीएससी मेंस, प्री मेंस दोनों पढ़ना होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी बिहार पे बात कर लेते हैं। क्या गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक। संस्थापक था गोपाल, किसका? पाल वंश का, और बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने एक इंपॉर्टेंट काम किया, कौन? ओदंतपुरी मठ का निर्माण किया। पूछा गया प्रश्न है कि ओदंतपुरी मठ का निर्माण किसने किया? तो है गोपाल जी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बैठा। कौन पुत्र? गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बैठा, जिसका शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। शासनकाल नहीं पूछता है, ये कालक्रम नहीं पूछता है। मैं बता देते हैं कि यदि कालक्रम याद रहेगा तो इस बीच में कोई घटनाएं घटित होंगी तो आप बता देंगे कि किसका है ये और किस शासन के दौरान हुआ है, मैं शासक कौन था इसमें। तो धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, बताया पहले हम। और इसका एक काम शुरू हुआ कि कन्नौज के लिए एक
त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में कन्नौज क्षेत्र पे आधिपत्य के लिए, कन्नौज क्षेत्र पे आधिपत्य के लिए ये क्या हुआ, त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू हुआ। और इसी संघर्ष में योगदान देना शुरू किया हम लोग धर्मपाल। और कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर, इंद्रायुध को परास्त करके चक्रायुध को अपना संरक्षण प्रदान कर दिया। इंद्रायुध को हराया और चक्रायुध को बैठाया गद्दी पर और कहा कि आज से तुम्हारे संरक्षक हम रहेंगे, देखते हैं कौन तुम पे दबाव डालता है। कोई बात नहीं, संघर्ष हुआ। इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न बनते कहां है देखिए, तो ये इनको जो है ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है धर्मपाल का, वह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर रीजन में है। भागलपुर बताया था ना, भागलपुर में, भागलपुर रीजन में है। और ये इनका स्थापना किए थे धर्मपाल जी। और एक सोमपुरी महाविहार जो पड़ता है बांग्लादेश में वर्तमान में, इसकी भी स्थापना किए थे धर्मपाल। ये दो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बढ़ गई है। उसके बाद इनको लेखों में कुछ इतिहासकार जो लेख लिखे उनमें परम सौगात की उपाधि दे दी गई। यूपी ने प्रश्न पूछा कि परम सौगात की उपाधि किन्हें दी गई थी, तो वह धर्मपाल को दी गई थी। और गुजराती कवि सोढल, गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दे दिया इनको। यह भी प्रश्न पूछा है कि किस कवि ने इनको उत्तरापद की स्वामी की उपाधि दी थी, वो थे गुजराती कवि सोढल। गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दे डाली थी इनको। धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल, 810 से लेके 850 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, वही बता रहा हूं मैं। इन्होंने क्या किया, मुंगेर की स्थापना की और मुंगेर अपना ट्रांसफर कर लिया, क्या, राजधानी। मुंगेर ट्रांसफर कर लिया राजधानी अपना। उसके बाद इन्हीं के दरबार में अरब यात्री सुलेमान भी आए थे। अरब यात्री सुलेमान जो है इन्हीं के दरबार में आए थे, सुलेमान। और मैंने शुरू में बता दिया कि जितने पालवंशी हैं ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो देवपाल भी बौद्ध धर्म का संरक्षक हो गया। और इन्होंने क्या किया भाई देवपाल ने, तो जावा के शासक, जावा को इंडोनेशिया वाला द्वीप जावा वाला बात मैं कर रहा हूं, जावा के शासक बालपुत्र देव, पूछा गया प्रश्न है, जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में क्या किया, एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दे दिया था। कौन, किसके कहने पे, बालपुत्र देव ने कहा कि मुझे नालंदा में एक महाविहार चाहिए जिसका मैं संरक्षण कर सकूं और उसके लिए जो भी होगा खर्चा मैं दूंगा। तो उसी के लिए उन्होंने 5 गांव दान में दे दिया। कहा कि आज से संरक्षण, इसका संरक्षण करता मैं रहूंगा। ट्रस्टीशिप का जो मालिक, ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का मालिक आज से आपको बना दिया गया। वही हाल यहां पे होगा और उन्हें स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, आप जो इतना कह रहे हैं बौद्ध धर्म पर बहुत लगावित हैं, तो दीजिए गांव मैदान में और इनका भाई खर्चा पर चलेगा, खर्चा पानी। उसके बाद और क्या क्या था इनका, तो लोकेश्वर शतक, लोकेश्वर शतक की किताब है और इसके रचयिता थे ब्रजदत्त, इसको संरक्षण प्रदान कर दिया। ये अलग फैक्ट है, हर टीचर नहीं बताएगा ये। लोकेश्वर शतक के रचयिता थे ब्रजदत्त और इनको ये संरक्षण प्रदान कर दिया। कौन, देवपाल ने। अब देवपाल के बाद कौन आया, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम पाल वंश का दूसरा संस्थापक। इसके बीच देवपाल के बाद बहुत से है, दुर्गापाल है और भी शासक आए थे, ठीक है, उनके बारे में नहीं पढ़ना है। महिपाल जब शासन बैठा तो उसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा गया था। पूछा गया प्रश्न है कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था, तो महिपाल था।
भाई क्या कहानी हुआ? तो बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। एक इंपॉर्टेंट काम इसका कि किसके नेतृत्व में? तो बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में तिब्बत जानते हैं ना? तिब्बत जो बेल्ट है, चीन वाला जो बेल्ट है, यहां पे ये तिब्बत पड़ेगा। तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। और दलाई लामा वो तिब्बती है जो धर्मशाला में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संरक्षण प्रदान किए हैं। और ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। और चाइना इस पे दावा ठोकता है अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजे थे। ये दूसरा संस्थापक थे। और राजेंद्र चोल ने उसी समय इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल पे आक्रमण किया था और इस पाल शासक को पराजित भी किया था। पाल शासक को पराजित भी किया था इसने। चलिए, रामपाल सबसे लास्ट शासक। रामपाल सबसे लास्ट शासक। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। कैवर्तों का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और ये बात कौन लिखता है? रामपाल चरित्र की किताब है, संध्याकर नंदी की किताब है रामपाल चरित्र। कैवर्त का विद्रोह किसके काल में? तो रामपाल के काल में। किताब का नाम क्या है जिसमें उल्लेखित है? तो रामपाल चरित्र। लिखा कौन है? संध्याकर नंदी। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए, ये पूर्व मध्यकाल की कहानी थी। अब हम लोग चलते हैं आगे। कौन? अब मध्यकाल में बख्तियार खिलजी, बिहार पे आने वाला पहला जो व्यक्ति था मुस्लिम आक्रमण, वो बख्तियार खिलजी था। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। पूछा गया एक बार नहीं अनेकों बार। इसने क्या किया? तो इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय, तो वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही और विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी भी है, इसको नष्ट किया। महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था शिक्षा के मामले में। और ओदंतपुरी को विनाश कर दिया। पूछा गया प्रश्न है। और बिहार शरीफ जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में बिहार शरीफ, और जिसका हेडक्वार्टर नालंदा है, उसी में बिहार शरीफ को तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र बनाया। इसने कौन? बख्तियार खिलजी ने। और लखनऊती को राजधानी, ये पड़ता है बंगाल में। पाल वंश के शासकों ने लखनऊती को, और सेन वंश के शासकों ने भी लखनऊती को राजधानी बनाया था अपने। ठीक है। और बताइए क्या किया? इसकी हत्या अली मर्दान ने कर दिया। चाकू मार के गोद के मारा इसको। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, यही कहा गया है। ये इसी धरती पे वही हाल बख्तियार खिलजी का है। अली मर्दान ने चाकू से गोद के मारा इसको। उसके बाद इसका क्या काम था? तो मिथिला क्षेत्र में, कौन मिथिला? दरभंगा मधुबनी वाला बेल्ट, मिथिला क्षेत्र। मिथिला का विजय याद है ना, जनपद वाला। तो वहां पे कन्नाड वंश के शासक थे नरसिंह, उनको हराया। और जयनगर में शासक थे जयनगर, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक अनुमंडल है जयनगर। वहां की गुप्त शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करा लिया, हराया, कहा कि मेरे अधीन रहिए आप लोग। नरसिंह की बात मैं कर रहा, कन्नाड वंश की बात कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा कन्नाड वंश आगे भी। और क्या किया इसने? अली मर्दान की हत्या के बाद क्या हो गया? बख्तियार खिलजी चला गया ऊपर। प्रश्न इतना ही बनते हैं इससे। आगे देखिए प्रश्न क्या बनते हैं। अब है संसद काल में बिहार, यानी गुलाम वंश, इलवरी वंश या तुर्क वंश, जो का वंश का है, ये वंश के बारे में बात करते हैं अभी हम। और दिल्ली सल्तनत की बात मैं कर रहा हूं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी वाला, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सब के बारे में ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। अब है कि सबसे पहले 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने, कौन इल्तुतमिश? गुलाम था किसका?
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, इसका दामाद भी, उसने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया। पूछा प्रश्न है कि बिहार शरीफ और बाढ़ पर किसने अधिकार किया? तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अधिकार किया था इस पे। और उसी समय राजमहल की पहाड़ियों में जो हिमासुद्दीन इवाज था, उसको भी हराया था इसने। शासन कर रहा था हिमासुद्दीन इवाज। पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और इसके बाद हराने के बाद इस क्षेत्र में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया, उसका नाम था मलिक जानी। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सूबेदार कौन हुआ? तो है मलिक जानी। कौन? मलिक जानी। पूछा गया प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को। और दिल्ली सल्तनत काल का पहला सूबेदार पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद 1229 ईस्वी में इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने बंगाल को पुनः डिवाइड कर दिया। और मलिक जानी के बाद अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद को अवध, बिहार और लखनौती को एक क्या दे दिया? एक कर दिया, दे दिया कि ले जाओ और यह सूबेदार नियुक्त हो और राजा की भांति गद्दी संभालो और राज करो यहां पे। कौन? अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद को। कौन? इल्तुतमिश ने। उसके बाद फिर पूछा गया प्रश्न है कि मलिक जानी के बाद बैठा नसरुद्दीन मोहम्मद, वो मारा गया। उसके बाद किसको सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने? तो सैफुद्दीन ऐबक को और तुगान खां को सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। किसको? सैफुद्दीन ऐबक को और तुगान खां को सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? इल्तुतमिश ने। किसके बाद? नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद। यह हुआ कब का? गुलाम वंश वाले लोग कहानी। अब आएंगे खिलजी वंश वाले भी थोड़ा कम काम कर पाए इसमें। अब तुगलक वंश वाले देखिए, गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाड वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को हरा दिया। यही प्रश्न बन गया एक और कि कर्नाड वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। और इसको किसने हराया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। कब? 1324 ईस्वी में। कहां से अभियान करके रहा था? तो बंगाल से अभियान करके आ रहा था। और हरि सिंह यहीं से भागे चला गया नेपाल। मिथिला के बगल में नेपाल पड़ता है, बॉर्डर पे जानते ही हैं। दरभंगा मिथिला बगल में नेपाल पड़ता है, चला गया। इसे सोचिए, कहा आज भी क्राइम करके लोग, इस बेल्ट के लोग क्राइम करके सीधे नेपाल चल जाते हैं। उसके बाद एनबीटी के समय बिहार का सूबेदार बना मजदूल मुल्क। पूछा गया प्रश्न है कि एनबीटी के समय, मैं पूरा दिल्ली सल्तनत काल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिहार में मध्यकालीन बिहार के इतिहास पढ़ा रहा हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे संभावना है, वही बता रहा हूं मैं। तो एनबीटी के समय बिहार का सूबेदार कौन था? मजदूल मुल्क। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी हुई बिहार शरीफ। और प्रमुख शासक कौन हुआ? मलिक इब्राहिम या मलिक बया। और इसका मकबरा कहां है? बिहार शरीफ में। पूछा प्रश्न 65 में, शायद 65वीं बीपी से 66 में पूछा था यह प्रश्न कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, और इसका हेड कौन था? प्रशासक कौन था? तो मलिक इब्राहिम, मलिक बया। और मलिक बया मर गया वहीं बिहार शरीफ में, तो वहीं पे बन गया इसका मकबरा। तो पूछा प्रश्न कि मलिक बया का मकबरा कहां स्थित है? तो है बिहार शरीफ में। उसके बाद 1394 ईस्वी में फिर ख्वाजा खां का बिहार का सूबेदार बना नसरुद्दीन मोहम्मद। अभी तक नहीं पूछा ये। 1394 ईस्वी में ख्वाजा खां का बिहार का सूबेदार बना कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, पूछ दे तो क्या कीजिएगा, इसीलिए मैं बता दिया हूं आपको। अब है मुगल काल में बिहार। अब जानते हैं कि सल्तनत काल के बाद मुगल काल आता है, बाबर का आक्रमण होता है और वो पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से गद्दी पर बैठा है।
दिल्ली की गद्दी पे, उसके बाद शासन शुरू करता है। उसी मुगल काल की बात कर रहा हूं। तो बाबर हुमायूं कुछ नहीं कर पाया। आप लोग खुद जानते हैं कि छोटा शासन काल था, बस छोटे छोटे क्षेत्र को जीतते ही चले गए वो लोग। मेन काम किया अकबर। अकबर के काल में अकबर द ग्रेट, याद है ना, अकबर द ग्रेट 1574 ईस्वी में आक्रमण किया बिहार पे, और बिहार उसमें बंगाल के साथ रहता था। और 1576 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। 74 में आक्रमण किया, 76 में पटना पर अधिकार कर लिया, और 1580 ईस्वी में एक प्रांत का निर्माण किया, बिहार बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत का। क्योंकि जानते हैं कि अकबर ने 12 सूबा या प्रांत बनाया था, 12 सूबा या प्रांत बनाया था, उसमें एक बिहार भी प्रांत था, और 1580 में प्रांत बना दिया। और इसका प्रांतपति किसे नियुक्त किया? तो मान सिंह को नियुक्त किया था इसने, मान सिंह को नियुक्त किया था। ठीक है। उसके बाद 87 से 94 के बीच में, 1587 से 94 के बीच में गिद्धौर पड़ता है जमुई में, और बिहार सरकार गिद्धौर महोत्सव मनाता है बार बार, गिद्धौर महोत्सव, क्योंकि प्रातात्विक साक्ष्य मिला यहां पे। खड़गपुर मुंगेर पड़ता है, और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को हराया और रोहतास को राजधानी बना दिया इसने। 87 से 94 के बीच में गिद्धौर जमुई वाला बेल्ट, खड़गपुर मुंगेर वाला बेल्ट, भोजपुर आरा वाला बेल्ट के स्थानीय सरदारों को हराया, और उसी के बगल में पड़ता है रोहतास, वहां बनाया शेरशाह का मकबरा, जहां सासाराम में इसका हेडक्वार्टर है, उसी को बनाया राजधानी। किस समय? अकबर के समय की बात कर रहा हूं। उसके बाद जहांगीर के समय क्या हुआ? तो जहांगीर के समय खोखर देश पड़ता है छोटानागपुर पठार के पास, खोखर देश, उस पर अधिकार किया। और इसका वर्णन कहां मिलता है? तो जहांगीर की जो आत्मकथा है, तुझ के जहांगीरी, उसमें इसका वर्णन करता है। कहता है सोने का क्षेत्र है ना, सोना मिलता है यहां पे। भाई है नहीं, भाई छोटानागपुर पठार के बेल्ट में ही पड़ता है आपको जमुई वाला बेल्ट, और देखिए वहां पे सोना मिला कि नहीं मिला? 40% सोना मिल गया पूरे देश का। तो उसी बेल्ट की बात कर रहा है कि तुझ के जहांगीरी में सोने का उल्लेख कर दिया इसने। फिर इसके बाद जहांगीर के समय ही 1621 में जहांगीर ने राजकुमार जो परवेश था उसको प्रांतपति नियुक्त कर दिया, बिहार का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। पूछा गया प्रश्न है कि राजकुमार परवेश प्रांतपति बना कब? तो 1621 में। फिर 1702 ईस्वी में शाहजहां कुछ नहीं किया, औरंगजेब के प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को बना के भेजा सूबेदार, कहां? पटना में। और ये पटना में उसने बसा दिया अजीमाबाद नगर जो है पटना का, वो बसाया किसने? राजकुमार अजीम, जो औरंगजेब का पौत्र था। और 1702 में पूछा गया प्रश्न है कि सूबेदार कब नियुक्त किया गया? तो 1702 में राजकुमार अजीम को सूबेदार नियुक्त किया गया था, और वो पटना में अजीमाबाद नगर बसा दिया इसने। फिर बाढ़ पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ पड़ता है। एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कर्म भूमि हुआ करता था। बाढ़ में ही राजकुमार अजीम ने अजमीशान की बाधिहान की थी, अजीमुशान की बाधिहान की थी। कौन? राजकुमार अजीम। बाढ़ में पूछा गया प्रश्न है कि किसने, कब और कहां? तो बाढ़ में राजकुमार अजीम ने अजमीशान की उपाधि धारण की, और बहादुर शाह के समय सूबेदार बन के रहा इसमें। और कहा गया है कि 1713 ईस्वी में, जब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे हम लोग, फरुखसियर का पटना में राजाभिषेक भी हुआ है। तो एक राजा हुआ मुगल काल का फरुखसियर, जिसका राजाभिषेक पटना में हुआ था, 1713 ईस्वी में हुआ था। यानी पहला मुगल बादशाह था जिसका राजाभिषेक बिहार के पटना में होता है 1713 ईस्वी में। किसका? फरुखसियर का।
फिर देखिए 1733 ईस्वी में बंगाल का नवाब जो बनता है मुर्शिद कुली खां, उसी समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर प्रत्यक्ष शासन करने लगता है और यह क्षेत्र मुगल शासन से निकल के चला गया। बंगाल एक अलग रीजन क्षेत्रीय राज्य में उभर के आता है। मुर्शिद कुली खां जो बनाए थे बंगाल, जो वर्णनित किए गए थे, अलग ही राज्य क्षेत्र राज्य के रूप में उद्भव कर लिए थे। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या है, ये रहा पूरा बिहार का मध्यकाल। और बिहार के कुछ प्रमुख राजवंश भी हैं जिनसे प्रश्न पूछते हैं। ज्यादा राजवंश नहीं, 2 3 4 हैं, जान लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा इस राजवंश के बारे में। कहानी तो बहुत है, कहानी की कमी थोड़ी होती है इतिहास में। राजा गया, उसको मारा, उससे प्रेम किया, उससे शादी किया, उसके पास गया, इसे प्रस्ताव रखा, तो कहानी नहीं चलेगा यहां। टू बी पॉइंट, नो बकवास, चला जी, नो बकवास, सीधे पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो बिहार के प्रमुख राजवंश कौन कौन? मिथिला का कन्नाड़ वंश, भाई 75 बार पूछा गया प्रश्न। मिथिला का कन्नाड़ वंश स्थापना किसने किया? पूछा प्रश्न। नान्या देव किसने स्थापना किया? नान्या देव ने 1097 ईस्वी में। और इसने क्या उपाधि की ली थी? तो कन्नाड़ कुलभूषण की उपाधि। पूछा गया प्रश्न कि कन्नाड़ कुलभूषण की उपाधि किसने ली थी? तो नान्या देव ने ली थी। इसके पुत्र हुए गंगदेव। पुत्र कौन हुए? गंगदेव। इसने राजधानी कहां बनाया अपना? सिमरवागढ़। राजधानी कहां बनाया? सिमरवागढ़। सिमरवागढ़। पूछा गया प्रश्न है, सिमरवागढ़ राजधानी बनाया इसने। और किस कन्नाड़ वंश के बख्तियार खिलजी ने हराया था? तो नरसिंह देव को बख्तियार खिलजी ने हराया था। और हराने के बाद अधीनता स्वीकार कर लिया और कहा जब अधीनता स्वीकार कर लिए तो नजराने के रूप में कुछ भेंट करते रहिए, दरबार में बार बार उपस्थित होते रहिए, ताकि आप लोग हाल समाचार जानते रहे हम। उसके बाद इसका अंतिम शासक हुआ हरि सिंह। हरि सिंह हारने के बाद पढ़े ना, हरि सिंह, देखिए हरि सिंह क्या था ना, हरि सिंह जो थे तो उसके बाबरी में कहां चला गया हरि सिंह भाई? हरि सिंह, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक उसको हराता है, हरि सिंह को। और हरि सिंह हारने के बाद यानी गयासुद्दीन तुगलक, दोबारा कर दिया, कहा कोई बात नहीं। हरि सिंह जो है अंतिम शासक हुआ और गयासुद्दीन तुगलक से हारा। और हारने के बाद चला गया नेपाल। और नेपाल में उसने शुरू किया तेलजू नामक देवी की पूजा आरंभ की। यानी पूछा गया प्रश्न है कि नेपाल में तेलजू नामक देवी की पूजा किसने आरंभ की? तो हरि सिंह ने आरंभ की थी। और अभी नेपाल से एक घटना घटी है कि काली गंडक नदी में शालिग्राम पत्थर, इसे नाम तो गंडक का शालिग्राम ही है नेपाल में, तो इसमें शालिग्राम जो दो बड़े बड़े पत्थर मिले थे, शालिग्रामी पत्थर 2018 में शायद मिला था। उस पत्थर को नेपाल सरकार भेज रही है बिहार में। अयोध्या जो मंदिर बन रहा है उसमें रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए भेजा है। ठीक है, अरे दोबारा रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो तेलजू नामक देवी की पूजा किस नाम की? हरि सिंह अंतिम शासक हुआ। गयासुद्दीन तुगलक इसको हराया। अब है वेवनार वंश। ये तिरहुत पड़ता है। तिरहुत में आज कौन कौन बेल्ट आता है? तिरहुत में तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और तिरहुत प्रमंडल भी है। 9 प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल भी है। तो इतने बेल्ट में एक हम लगता है हाजीपुर भी इसमें है। इतने बेल्ट में तिरहुत में एक नया राजवंश वेवनार वंश की स्थापना हुई। पूछा जाता है कि यह राजवंश कहां था? तो तिरहुत में था। और इसके प्रसिद्ध शासक कौन हुए थे? शिव सिंह इसके प्रसिद्ध शासक हुए। और इसके दरबार में दरबारी कवि कौन फेमस हुआ? विद्यापति।
कौन? विद्यापति। विद्यापति जानते हैं कि मैथिली साहित्यकार विद्यापति की मैं बात कर रहा हूं। तो शिव सिंह प्रशासक और दरबारी कवि कौन? विद्यापति। उसके बाद हुआ दरभंगा, मिथिला का दरभंगा राजवंश हुआ। और महेश ठाकुर जो अकबर के दरबार में थे, तो अकबर ने इन्हें खुश होकर दे दिया दरभंगा क्षेत्र। और दरभंगा क्षेत्र जब इनको दिया तो इन्हें एक नए राजवंश दरभंगा राजवंश की स्थापना कर डाली। तो किसने स्थापना की? तो महेश ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। मुगल बादशाह अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का राज दे दिया था, तो उन्हें स्थापित किया कौन? दरभंगा राजवंश। और 14वीं शताब्दी, हाँ, इसमें 14वीं शताब्दी के काल तक एक शासक शासन किया है, कि काल तक नहीं, उसमें काल तक चंद्रशेखर। क्या था? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर के बारे में क्या पूछा जाता है? तो चंद्रशेखर जो था एक किताब रचित किया था, संकलन किया था। उसका नाम क्या था? कृत रत्नाकर। कृत रत्नाकर, रत्नाकर डाकू नहीं, कृत रत्नाकर नामक एक संकलन किया था किताबों का, कविताओं का संग्रह किया था चंद्रशेखर द्वारा। चंद्रशेखर द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है कि कृत रत्नाकर किसने संग्रहित किया था? तो चंद्रशेखर। किस वंश का था? दरभंगा राजवंश था। दरभंगा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो महेश ठाकुर ने की थी। अब भाई चेरो वंश, चेर वंश भी था यहां पे। कौन? पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उद्भव होता है। जनजातीय राज्यों यानी पलामू वाला बेल्ट जो है, पलामू वाला बेल्ट पूरा चेरों के समृद्ध था। उसमें चेरो वंश का प्रमुख था। और चेर वंश 4 क्षेत्रों में बटे हुए थे। एक थे, पहला क्षेत्र था शाहाबाद। शाहाबाद कहने का तो भोजपुर, भोजपुर कहने का तो आरा। और शाहाबाद के ही राजकुमार थे, महाराजा थे कुंवर सिंह, जो 57 के विद्रोह में योगदान दिए थे। सारण, छपरा, सारण छपरा की मैं बात कर रहा हूं। और सारण बेल्ट में ही नौपाषाण कालिक स्थल चिरान में मिला है, जहां हड्डियों के उपकरण मिलते हैं। और सारण बेल्ट में ही अब सबलपुर में गंगा की मूर्ति बन रही है। चंपारण जानते ही होंगे, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, 3 कटिया पत्ती समाप्त करने के लिए। मुजफ्फरपुर, उसका पलामू जिले 1, 2, 3, 4 ये पूरा जो है। और पलामू जिलों में 300 वर्ष तक शासन किया था ये कौन? चेर राजवंशों ने। इसमें इस क्षेत्र पे अलग, इस क्षेत्र अलग, इस क्षेत्र अलग। तो इसे प्रश्न क्या पूछते हैं हम कि किसने जगदीशपुर के मेले, जगदीशपुर पड़ता है कहां? शाहबाद क्षेत्र में। और जगदीशपुर के ही वो राजा थे शाहबाद बेल्ट में। शाहबाद में उसमें रोहतास का शामिल था। तो जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किसने शुरू की थी? तो फूलचंद ने। चेर वंश के शासक था, शाहबाद देवी वाला बेल्ट में। शाहबाद देवी दिल्ली वाला नहीं, शाहबाद वहां। तो जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किसने की थी? फूलचंद ने की थी। पलामू के चेरो राजाओं में सबसे महान शासक हुआ मेदिनी राय। और इसके अंदर गया, दाऊदनगर और अरवल क्षेत्र था। गया, दाऊदनगर, अरवल। दाऊदनगर पड़ता है, गया नहीं। और अरवल जहानाबाद पड़ता है, कट के बना है। तो मेदिनी राय के क्षेत्र में गया, दाऊदनगर, अरवल था। मेदिनी राय के बाद उसका पुत्र हुआ प्रताप राय, बहुत ही महान शासक हुआ। और इसके काल में 3 मुगल आक्रमण हुए थे। और बड़ी दृढ़ता से उस मुगल आक्रमण को सामना किया। 1660 ईस्वी में फाइनली चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। वहां के छोटे राजा थे, कितना देर बर्दाश्त कर सकते हैं? वो आते थे 5000 घोड़ा लेके, घुड़सवार लेके, 10,000 सैनिक लेके। आपके साथ 500 सैनिक था, तो क्या करेंगे? हाना तय था। वो ससलस थे। तो 1660 ईस्वी में चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया फाइनली। तो पूछेगा कौन? जगदीशपुर का मेला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? मेदिनी राय के बारे में, प्रताप राय के बारे में। अब है नेक्स्ट नुहानी वंश। दरिया खान नुहानी 1495-96 में दरिया खान नुहानी ने, जो सिकंदर लोदी
के साल जो सिकंदर लोदी के समकालीन था, सिकंदर लोदी ने ही इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? दरिया खान नूहानी को। 1523 ईस्वी तक यह रहा था दरिया खान नूहानी वंश की स्थापना किया। बिहार का सूबेदार सिकंदर लोदी स्थापित करेगा इसको। अभी तक तुगलक पर थी, तुगलक लोदी वाले बात मैं कर रहा हूं। और उस नूहानी ने नूहानी वंश की स्थापना कर डाली। और इसी का पुत्र हुआ बहार खान नूहानी। ये प्रशासक नियुक्त हो गया। इसके बाद बहार खान नूहानी प्रशासक नियुक्त हो गया। तो नूहानी वंश का स्थापना दरिया खवानी किसका था? वो सूबेदार सिकंदर लोदी का। बहार खान नूहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। और पानीपत के युद्ध में बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी नाम से बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। तो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। उसी समय जब देखा कमजोर सत्ता हो गया, तो बहार खान जो नूहानी था अपने आप को नाम दिया सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी और एक नए वंश की स्थापना कर डाली, नूहानी वंश, और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। मोहम्मद ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना को 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में हराया था। कौन इब्राहिम लोदी? पानीपत के प्रथम वाला इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश वाला। लोदी कौन? शेरशाह सूरी वाली बात, सॉरी इब्राहिम लोदी वाली बात करेंगे हम। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में हराया था। पूछा गया प्रश्न है कि कनकपुरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बहार खान नूहानी यानी मोहम्मद शाह नूहानी और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मोहम्मद की मृत्यु, कौन मोहम्मद खान नूहानी की मृत्यु, मोहम्मद शाह नूहानी की मृत्यु 28 में होता है। और उसका अल्पदस पुत्र, छोटा रहा होगा, 6 साल 8-10 साल का रहा होगा, वो पुत्र गद्दी पर बैठता है, जलाउद्दीन नाम से यानी जलाल खान नाम से बैठता है। और इसका संरक्षक होता है फरीद खान, शेरशाह सूरी अफगानी। फरीद खान, शेरशाह सूरी, ये संरक्षक नियुक्त होता है। जलाल खान नियुक्त होता है ये। उसके बाद मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में यही दोरा का युद्ध अफगानों को पराजित हो जाता है। ये अफगान थे, नूहानी अफगान थे और नूहानी पराजित हो जाते हैं। कब? पूछा गया इस प्रश्न, मैच कर देता है कि दोहराए का युद्ध, दौरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। और फाइनली अफगान हार जाते हैं यहां पे। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी, एक फेमस पर्सनालिटी बिहार के क्वेश्चन के लिए। शेरशाह सूरी जन्म कब? 1472 ईस्वी में। कब जन्म हुआ? 1472 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खां। शिक्षा कहां प्राप्त की? जौनपुर। और इनको जागीर मिला सासाराम, और सासाराम में ही जागीर मिला तो यहां पे राजा की भांति काम किए थे। जन्म 1472, बचपन का नाम फरीद, पिता का नाम हसन खां और शिक्षा जौनपुर। ये देखिए हमने बताया था अभी कि बहार खान नूहानी के जो मोहम्मद शाह नूहानी के नाम से सत्ता स्थापित किया था, उसी का संरक्षक था। और अफगान शासक नूहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। क्यों भाई? क्योंकि एक बार इसने तलवार से एक बार में सर धड़ से अलग शेर का, इसलिए शेर खां की उपाधि। भाई कितना युग था वो तलवारबाज में। तो इनको शेर खां की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद बहार खान नूहानी ने। नूहानी नॉट लोहानी। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। और इस घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी की तरफ से ये लड़े थे। और घाघरा का युद्ध जानते ही हैं, बाबर लड़ा था। तो मोहम्मद लोदी की तरफ से ये लड़े थे कौन? फरीद खां। उसका शेर खां नाम हुआ तो शेरशाह सूरी। और 1529 ईस्वी में ही इसने बंगाल के नुसरत शाह, बंगाल में शासन करता है नुसरत शाह, उसको हराया और हजरत आला की उपाधि धारण किया। कब? 1529 ईस्वी में नुसरत शाह को हराता है और हजरत आला की उपाधि धारण करता है। कब? शेरशाह सूरी। तो 1529 ईस्वी में।
और 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ का युद्ध किया। सब पूछा गया था प्रश्न, सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ और इसमें बंगाल की सेना को फिर से हराता है ये। और दो युद्ध ऐसा किया कि हुमायूं के बाद मुगल सत्ता की गद्दी पे विराजमान हो गया। यानी 26 जून 1539 चौसा का युद्ध, बक्सर का चौसा का युद्ध लड़ा और हुमायूं को पराजित किया। और इस हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने आप को शेरशाह की प्रधान कर लिया। अभी तक शेर खा हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है और शेरशाह की प्रधान करता है। पूछा गया प्रश्न, हर स्टेट क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह की उपाधि कब धारण किया था, चौसा की युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था और शेरशाह की प्रधान की थे। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फाइनली पराजित कर दिया और हुमायूं यहां से भाग के कहां चले गए? अफगानिस्तान के रीजन से हुए ईरान हकमनी साम्राज्य तक पहुंच गए थे ये घूमते फिरते। और हुमायूं को द्वितीय बार हराया और द्वितीय अफगान साम्राज्य, सिकंदर लोदी प्रथम अफगान साम्राज्य नहीं, बहलोल उसका जो बाप था, बहलोल प्रथम अफगान साम्राज्य स्थापित किया था। उसका द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में इसको हराने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद, और मुगल सत्ता पे स्थापित होता है और सूर्यवंश की स्थापना यहीं कर डाला। बस सूर्यवंश की स्थापना कर डालेगा तो पटना भी रीजन मिलेगा। तो 1541 में उसने पूछा गया प्रश्न है कि 1541 ईस्वी में पटना में दुर्ग बनवाया और पुनः बिहार को राजधानी बनाया पटना को। तो 1547 में वो पटना में दुर्ग बनाया और बिहार की राजधानी बना दिया पटना। सासाराम में उसके बाद मरने के बाद जानते हैं 1500 शासन बहुत कम समय तक किया, बहुत ही क्या बोलते हैं भाग वाला व्यक्ति नहीं था, भागशाली नहीं था। 1545 ईस्वी में कलिंगर के युद्ध में लड़ रहा था तो गोला जो सामने लग के और इसको आके चोट लगा और फटने से इसकी घायल हो गया, उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो गई। यानी कलिंगर के युद्ध में 1545 में जब घायल हुआ और उसी साल 22 मई को इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद सासाराम में मकबरा निर्माण शुरू हुआ। सासाराम में मकबरा का निर्माण शुरू हुआ जो शेरशाह शुरू किया था और उसको पूरा किया इस्लाम शाह ने। कौन किया? इस्लाम शाह ने पूरा किया था। शेरशाह सूरी ने पूरा शुरू किया था इसको। और उसके बाद इसका योग्य पुत्र जलाल खान जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी बैठा 27 मई को। किसका पुत्र? शेरशाह का पुत्र जलाल खान नाम से इस्लाम शाह, जिससे शेरशाह का मकबरा पूर्ण किया, वो गद्दी में बैठा। इसके बाद देखिए ये है वह पूरे बिहार की कहानी, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, जहां से प्रश्न पूछते हैं। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएंगे। मध्यकालीन बिहार की मैं बात कर रहा हूं और एक प्रश्न आने ही आने हैं। या वो बिहार के प्रमुख राजवंश से पूछे, या शेरशाह सूरी से पूछे, या दिल्ली सल्तनत के बिहार में आगमन से पूछे, या बख्तियार खिलजी से पूछे, पूछेगा जरूर। इसलिए इस वीडियो को बार बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ जरूर लीजिएगा, रट लीजिए, छप जाए एग्जाम में, दिमाग में छाप लीजिए। और दिमाग में छपेगा तभी एग्जाम में प्रश्न छपा रहेगा और आसानी से आप मारेंगे, गोला बारूद की तरफ मारेंगे, गोल सीधे पार, 100 पार। ठीक है। अब अगली क्लास जो है मैं बताऊंगा नहीं, हो सके तो आधुनिक बिहार का इतिहास मैं पढ़ा दूंगा एक ही क्लास में समाप्त। जो इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न पूछते हैं, कथा कहानी नहीं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वही बताऊंगा। और मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। और यूपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धमाका बैच लॉन्च कर दिया गया है और बिहार देखे आए प्रेम से। पहले 12 फरवरी के बाद 14 मई का पेपर है ना, तो धमाका बैच लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, जिसके माध्यम से यूपी की तैयारी भी कंप्लीट कराई जाएगी। इसी के साथ ही सभा का समापन नहीं, सभा का नहीं सर, क्लास का समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। और आप लोग अपने दमखम बनाए रखें और
जो वीडियो है भूगोल श्रृंखला का, इतिहास श्रृंखला का प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वो जाके वहां देखे और तैयारी को और धार प्रदान करें, तभी 100 पार हो पाएगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।